हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पर हैं हमारे परिवेश के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और आज की क्लास में हम लोग पदार्थ की गैसीय अवस्था के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, पदार्थ की गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, ठीक है। यानी द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की गैसीय अवस्था के बारे में चलिए देखते हैं। देखिए, जो पदार्थ की गैसीय अवस्था होती है इसमें इनके कणों के बीच अंतरा अणुक बल जो होता है बहुत ही कमजोर होता है और इनके कणों के बीच बहुत ज्यादा दूरी होती है, यानी अंतराणु का स्थान बहुत अधिक होता है। इसलिए इनके कण स्वतंत्रता पूर्वक जितने भी स्थान उपलब्ध होंगे, यानी कि अगर छोटा बर्तन है तो उसमें स्वतंत्रता पूर्वक घूम पाएंगे। एक बड़े बर्तन के अंदर वही गैस को आप डालिएगा तभी वो उसी में आसानी से वो गमन कर पाएंगे, स्वतंत्र रूप से पूरे जगह में इधर उधर गमन कर लेते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतराणु का स्थान बहुत अधिक होता है और अंतराणुक बल बहुत कमजोर होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये लिख कर और फिर इसकी सामान्य गैसों के सामान्य गुण के बारे में देखेंगे। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि गैसों में अंतरा अणुक बल बहुत कमजोर होता है तथा अंतरा अणुक स्थान बहुत अधिक होता है अतः यहां लिख सकते हैं कि अतः गैस के कण पूर्णतः स्वतंत्र होकर समस्त उपलब्ध स्थान में इधर उधर गमन करने लगते हैं। ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब गैसों की समान अवस्था के बारे में देखते हैं, यानी कि किसी भी गैस में वो अवस्था आपको देखने को मिलेगी उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सामान्य गुणों के बारे में देखते हैं, गैसों के सामान्य गुणों के बारे में देख लेते हैं जो सभी गैसों में एक जैसा देखने को मिलता है। इसलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, गैसों के सामान्य गुण। कौन कौन से सामान्य गुण हैं इनके बारे में देखते हैं। पहले अगर हम लोग इनकी आकृति और आयतन के बारे में बात करें तो गैस का आकृति और आयतन कोई भी निश्चित नहीं रहता है। आप छोटे बर्तन में रखो तो उतना स्पेस में आ जाएगा, उतना जगह छेक लेगा, और जिस बर्तन में होगा वो सूखा रूप लेगा, यानी कि आकृति ही निश्चित नहीं होती है और आयतन भी निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि गैस की ना तो कोई निश्चित आकृति होती है और ना कोई निश्चित आयतन। ना तो निश्चित कोई आकृति होती है और ना ही आयतन होता है। दूसरा देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे ठोस और द्रव की तुलना में तो गैस का घनत्व बहुत ही कम होता है। इसका घनत्व बहुत ही कम होता है ना जी, क्योंकि इनके कण तो बहुत दूर दूर होंगे और अगर आप समान रूप से अगर गैसों को देखेंगे तो इसका घनत्व जो होगा बहुत ही कम होगा, बहुत ही निम्न होगा। तो लिख सकते हैं, ठोस एवं द्रवों की तुलना में
गैसों के घनत्व निम्न होते हैं। अच्छा, और देखते हैं। अगर हम द्रवणांक क्वथनांक की बात करें तो सामान्य वायुमंडलीय ताप पर जो गैस का द्रवणांक और क्वथनांक की बात करेंगे वह कमरे के ताप से भी कम होता है, नॉर्मल टेम्परेचर से भी कम होता है। तभी ना आप देखो उस द्रव में बदलने, है ना जी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से कम होता है, यानी कि गैस का जो द्रवणांक और क्वथनांक होगा ठोस और द्रव दोनों की तुलना में बहुत ही निम्न होता है। ऐसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऐसे ये भी लिख सकते हैं कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर ठोस और गैस के द्रवणांक और क्वथनांक कमरे के ताप से कम होते हैं। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका द्रवणांक और क्वथनांक ठोस और द्रव से कम होता है। अच्छा, गैस जो होते हैं ना बहुत अधिक संपीड़ित होते हैं। ठीक है, आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो गैस होते हैं, गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। ठोस और द्रव में तो देखे थे कि होती ही नहीं है, लेकिन इसमें संपीड्यता होती है। देखिए आप इसमें वायु के कण ऐसे ये जो है आप देख रहे सिरिंज को ऐसे खींच कर पीछे की तरफ इसमें वायु भर लिया और इसमें रबर कैप लगाकर रबर का कॉर्क लगाकर इसको बंद कर दिया, और फिर जब इसको दबाए इसके पिस्टन को तो देखो इतना आयतन घेरे था, अब इतने आयतन में सिकुड़ के रह गए इसके कण, और भी दब सकता है प्रेशर लगाने पे। यानी कि हम लोग देखते हैं कि ये संपीड्य होते हैं गैस, द्रव नहीं होता है, असंपीड्य होता है, और आपका ठोस तो संपीड्य होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा, और क्या कह सकते हैं कि ठंडा या गर्म करेंगे अगर गैसों को, यानी कि गैसों को अगर मान लीजिए गर्म करते हैं तो गर्म करेंगे तो प्रसारित होता है, फैलता है, इसीलिए गर्म वायुमंडल में ऊपर चल जाती है, और ठंडा करेंगे तो संकुचित होता है, उसके कण पास आने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि गर्म या ठंडा करने पर गैस को क्रमशः प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम लोग एक काम करें कि दो भिन्न प्रकार के गैसों को ले लें, जैसे देखिए चित्र में यहाँ दिखाते हैं, यहाँ देखिए दो प्रकार के भिन्न घनत्व वाले ये गैस हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये ढक्कन लगा हुआ है, ढक्कन को जब हटाएंगे तो ये दोनों देखो आपस में तेजी से मिश्रित हो जाएंगे, यानी विसरित हो जाएंगे, है ना, एक दूसरे से आसानी से प्रविष्ट हो जाते हैं, यानी कि ये गैसों का क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग परिभाषित कर देंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि गैसों के कण तीव्र वेग से गमन करते हैं और इनके बीच अंतरा अणु का स्थान बहुत अधिक रहता है, जिसके कारण एक गैस के कण किसी दूसरी गैस में आसानी से
आसानी से प्रविष्ट हो जाते हैं, आसानी से प्रविष्ट हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं। समझे ना बात? इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं गैसों का विसरण। तो गैसों के विसरण को आप ऐसे परिभाषित भी कर सकते हैं पॉइंट में देकर। गैसों का विसरण क्या हो जाएगा? गैसों का विसरण क्या कहलाता है जी? तो हम लोग लिख सकते हैं कि घनत्व में अंतर, घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को गैसों का विसरण कहते हैं। गैसों का विसरण कहते हैं, गैसों का विसरण कहते हैं। समझ गए? अगर हम लोग गैस पे दाब बनाए या उस पर ताप को कम करेंगे, तो दाब बढ़ाकर या ताप को कम करके हम लोग उसको संघनित कर सकते हैं, उसका संघनन कर सकते हैं। संघनन का मतलब यह है कि उसे संघनित करने का मतलब यह है कि उसको ठंडा करके या उस पर ताप बढ़ाकर उसे क्या कर सकते हैं, हम लोग उसके कणों को काफी निकट कर सकते हैं। तो निकट करेंगे तो हो सकता है वो दूसरे पदार्थ की दूसरी अवस्था में बदल जाए। जैसे देखिए यहाँ पे बर्फ वाला पानी रखा हुआ है और बाहरी वातावरण से क्या हो रहा है कि जलवाष्प जो है, जलवाष्प की जो गैसीय अवस्था है इस पर आकर संघनित होकर वो किसमें, जल की बूंदों में यहाँ बदल जा रही है। देख रहे हैं ना चित्र में, जल की बूंदों में इस गिलास के ऊपर लग जा रही है। आपने देखा होगा ठंडे पानी के बोतल के ऊपर भी आपको ऐसे देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो क्या हुआ है, उस जलवाष्प का संघनन यहाँ पे हुआ है। जलवाष्प का क्या हुआ है, संघनन, यानी कि उसके कण पास आ गए, जिसके कारण से वो क्या हो गया, जलवाष्प पानी की बूंदों में बदल गया। समझे ना? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं जी, कि गैस पर दाब बढ़ाकर या उसका ताप कम करके उसका संघनन किया जा सकता है। अब ये संघनन क्या होता है, इसको भी मैं यहाँ परिभाषित कर देता हूँ। संघनन लिख सकते हैं कि पदार्थ के गैसीय रूप, अब गैसीय रूप को संघनित करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा ना, गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन, जाहिर सी बात है कण पास में आएंगे तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। गैस का संघनन कहलाता है, गैस का संघनन कहलाता है। चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक आता है इसमें, क्रांतीय ताप क्या होता है, क्रांतिक ताप क्या कहलाता है। क्रांतिक ताप यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो एक्चुअल में क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर गैस संघनित नहीं हो सकती, चाहे उस पर आप दाब कितना भी लगा लो। ठीक है, यानी कि वह निश्चित ताप जिस पर गैस का संघनन नहीं, वह निश्चित ताप जिससे अधिक ताप पर गैस का संघनन नहीं हो सकता है, चाहे आप उस पर दाब कितना भी लगा लो। अभी मैंने बताया ना कि दाब बढ़ाकर और या उसका ताप कम करके, गैस का ताप कम करके उसको संघनित किया जा सकता है। अब क्रांतिक ताप क्या है कि जिस ताप से अधिक ताप पर आप उसके अवस्था में परिवर्तित नहीं कर सकते, यानी कि गैस से उसको
ड्रॉ में नहीं बदल सकते, उसको संग्रहित नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितना भी उस पर दाब लगा लीजिए, वह ताप क्या कहलाता है, उस गैस का क्रांतिक ताप कहलाता है। तो हम लोग इसको क्रांतिक ताप को परिभाषित कर सकते हैं कि जिस निश्चित ताप से अधिक ताप पर गैस संघनित हो ही नहीं सकती, चाहे उसका दाब कितना भी अधिक क्यों ना बढ़ा दिया जाए, इस ताप को गैस का क्रांतिक ताप कहते हैं, समझ गए? मान लीजिए गैस को हम लोग किसी बर्तन के अंदर भर कर दिए, तो ये गैस के कण जो होंगे ये बर्तन के चारों तरफ, ऊपर नीचे हर एक तरफ इस पे दाब लगाएंगे, यानी कि सभी दिशाओं में इसके कण गति करेंगे और ये सभी दिशाओं में दाब को आरोपित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है ना जी। उसी को हम लोग दाब को क्या कहते हैं जी, गैस का दाब कहते हैं। उस दाब को क्या कहेंगे, गैस का दाब कहेंगे। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, कि बर्तन की दीवारों पर गैस सभी दिशाओं में गैस के कण, ऐसे लिखिए, गैस के कण सभी दिशाओं में बल लगाते हैं, और ये बल जो होता है क्या कहलाता है, गैस का दाब क्या कहलाता है, गैस का दाब कहलाता है। तो गैस के दाब को चाहो तो आप ऐसे परिभाषित कर सकते हो कि बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है, गैस का दाब कहलाता है। और वायु का जो दाब होता है, हमारे एटमॉस्फेरिक वायु का, वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे याद रखने के लिए कि वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, और समुद्र तल से ऊंचाई पे, समुद्र तल जो होता है, समुद्र तल से हम समुद्र तल को ही हम लोग मेन जो होता है ना, पृथ्वी का सतह वही लेके चलते हैं। तो समुद्र तल पर वायु का जो वायुमंडलीय दाब होता है, वायु का जो दाब होता है, उसे एक वायुमंडल कहा जाता है, एक वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर याद रखने के लिए कि समुद्र तल पर वायु का दाब एक वायुमंडल कहलाता है, एक वायुमंडल कहलाता है। और दाब का जो इकाई होता है, SI मात्रक का होता है, वो पास्कल होता है। तो एक वायुमंडल दाब बराबर में होता है, याद रखना,
1.01 गुना 10 का पावर 5 PA, PA फॉर पास्कल। यहाँ पे लिख सकते हैं कि दाब का मात्रक जो होगा पास्कल, जिसे PA डिनोट करते हैं, होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाके सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।